गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के योगदान को देखा और वैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने भूगोल में विभिन्न विषयों में विषय क्षेत्रों में वर्क किया, पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानव भूगोल की दृष्टि से एलन चर्चिल सैम्पल रहीं, मिस एलन चर्चिल सैम्पल, जिनका जन्म 8 जनवरी 1863 को केंटुकी के अंदर हुआ, अमेरिका के लुइसविले में, केंटुकी राज्य के लुइसविले क्षेत्र में हुआ। इनके डैडी जो हैं वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो कि यूरोप के जो ब्रिटेन का उत्तरी भाग है स्कॉटलैंड, वहाँ के प्रोविंस में प्रवास कर गए थोड़े टाइम के लिए। तो चर्चिल सैम्पल ने वासर, जो अमेरिका का आर्ट्स कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट आर्ट्स कॉलेज है न्यूयॉर्क में, वहाँ इन्होंने एजुकेशन ली 1890 तक। फिर सैम्पल ने भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र का अध्ययन किया और 1891 से 95 तक जर्मनी के लेप्जिग विश्वविद्यालय में रेड्जिल की शिष्या बनकर इन्होंने कार्य किया। अर्थात बच्चों, इन्होंने जो कार्य किया वो वातावरण निश्चयवाद को एक महत्वपूर्ण उपांग के रूप में या एक महत्वपूर्ण ब्रांच के रूप में इन्होंने इस्टेब्लिश करने में सहयोग प्रदान किया। और इन्होंने जब ये 1897 में वापस अमेरिका लौटी, 1897 में अमेरिका वापस गई, तो इन्होंने क्लार्क विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लिया और वहीं भूगोल विभाग की स्थापना की, जहां इन्होंने 1928 तक काम किया। और लास्ट में बच्चों, इनकी 8 मई 1932 में जो वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा के दुनिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट बीच हैं, सुंदर बीच हैं वेस्ट पाम बीच। एक छोटी सी बात यहाँ बताऊँगी, हमारे यहाँ पे पाम बीच हैं जो कि बेंगलोर में इस्टेब्लिश किए, इसी की तर्ज पर जो ये अपना ऋतिक रोशन के फादर इन लॉ हैं, आई फॉरगेट हिज नेम, खान, संजय खान, इसने इस्टेब्लिश किया। तो पाम बीच हमारे इंडिया में भी हैं, है ना। और इसमें बेटा सैम्पल के अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को व्यवस्थित किया, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा। रिटर, हम्बोल्ट, हैकेल, बकल, रेड्जिल, हंटिंगटन, मैकाइंडर, ये सब डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वातावरण निश्चयवाद के फॉलोअर रहे हैं। अब बच्चों, मैंने भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, इन्होंने इसके प्रथम पृष्ठ पर फर्स्ट पेज पे शी हैज़ रोट, मानव, बेटा ये कोट है इसलिए इसको एज इट इज़ बोलना पड़ेगा, मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा मात्र है तथा उसकी धूल का कण है, वरन यह पृथ्वी उसकी माता है, उसने इसे मातृत्व प्रदान किया है, उसका पालन पोषण किया है, उसे भोजन खिलाया है, उसके कार्यों को किया है, उसके सामने कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं, प्रेषित किया है, उपस्थित किए, जिससे उसके शरीर को बल मिला है और बुद्धि की को तीव्रता, उसके सम्मुख नौका वहन एवं सिंचाई की समस्याएं प्रस्तुत की हैं, साथ ही निवारण हेतु कान में उसका समाधान सुझाया है। पृथ्वी का प्रत्येक कण, उसकी हड्डियां, ऊतकों और मस्तिष्क आत्मा में समाया हुआ है। इस बात को इस तरह से उन्होंने फर्स्ट पेज पे लिख कर के ये बताने की कोशिश की कि मनुष्य जो है वो मात्र एक नेचर के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अंधा ब्लाइंड फॉलो करने की बात नहीं कही उन्होंने, बल्कि ये कहा कि उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको शक्तिशाली बढ़ाने के लिए, उसको पावर फुल करने के लिए नेचर जो है उसको उसके सामने कठिनाइयाँ रखती है, और उन कठिनाइयों से जूझने के बाद आदमी अपना काम निश्चितता के साथ करता है। यानी कि जहाँ कठिनाइयाँ हैं वहीं प्रकृति उसको सुझाव देती है और तरह तरह के सुझाव देती है, जिससे उसकी सारी जो बोन्स हैं, उसके जो टिश्यूज़ हैं, उसका माइंड है, वो टोटली सोलफुल हो जाता है। सोल इज़ इन्वॉल्व, यानी सोल इन्वॉल्व होने का मतलब है पूरा कार्य, जैसे हम कहते हैं ना, आप 100% अपना नहीं दोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे, तो सोलफुल कहते हैं उसको। सोलफुलनेस जब तक नहीं होगी बच्चों, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में। तो हमारी जो सोलफुल होने के कारण उसकी पावर उसमें आएगी, उसकी बोन्स मजबूत होंगी, टिश्यू मजबूत होंगे और उसका मस्तिष्क जो है
पूरी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। इस प्रकार से उन्होंने ये बात कहकर ये बता दिया कि वातावरण जो है वो निश्चयवाद जो है, वातावरण निश्चयवाद जो है मनुष्य के मानव भूगोल का या मनुष्य का अभिन्न अंग है। ठीक है। अब बच्चों उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव है, मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब ये कोट यदि आ गए ना, जैसे मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो इसका मतलब है आपको यदि इस विचारधारा को स्पष्ट कीजिए, विचारधारा वर्ड आएगा तो आएगा आपका वातावरण निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के ऊपर आप लिखेंगे सारे। और उसके बाद यदि इसका योगदान, किसने इसका योगदान दिया, तब आप अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों इसके बाद क्या है कि इस भाषा इस कोड को समझने के लिए क्या चीज़ समझ में आई कि मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव है। मतलब मनुष्य क्या, वो हर वक्त एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ नया करता रहता है या करने की कोशिश करता रहता है, नयापन ढूंढता रहता है। जबकि पृथ्वी पर से सारे रिलेशंस कैसे हैं, सारे के सारे संबंध टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी मतलब फॉर द टाइम बीइंग। लाइफ एक्सपैन जो है आपका, लाइफ स्पैन जो है वो किसी का 50 साल है, किसी का 60, किसी का 80, किसी का 100, किसी का कुछ। कहने का मतलब जो भी ड्यूरेशन आपको अर्थ सरफेस पर रहने को मिली है उसमें मनुष्य, धरती तो यहाँ पर उन्होंने बता दी टेम्परेरी है ना, अर्थ बता दी टेम्परेरी, और मानव को बता दिया कि वो बिल्कुल निरंतर उसमें एड ऑन या एक्टिविटी करता रहता है, चेंजेस करता रहता है। तो ये इन्होंने बताया। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित हो चुकी है ना, परंतु जिसको हल्का सा चर्चिल सैंपल ने भी बोला। परंतु बच्चों इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि इन्होंने जो इसको बहुत लिटरेरी फॉर्म में समझाया, बहुत अच्छे शब्दों में समझाया, वो इनके साहस का परिचय देता है, अदम्य साहस का परिचय देता है कि वो बहुत ही अपनी बात को सशक्त रूप से कहने वाली थी। तो ये इस तरह से एलन चर्चिल सैंपल का कंट्रीब्यूशन रहा। इससे बच्चों जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जब उन्होंने कहा कि जो समुद्रों के किनारे रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो मछुआरे होते हैं तो उनके आर्म्स बहुत तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, और जो पर्वतीय क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं उनको बार बार ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ता है पहाड़ों पे, तो उनके पैर जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो कि उनकी बुक के पृष्ठों पे दर्ज हैं, और आप इसको देख सकते हैं यदि पढ़ने को इच्छा हो तो। नाउ नेक्स्ट जोग्राफर इसमें हैं आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं एलन चर्चिल सैंपल जैसे ही एल्सवर्थ हंटिंगटन। बेटा इसमें हमने क्या कहा था, जो आधुनिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन है वो एल्सवर्थ हंटिंगटन की है, जिसमें पर मानव भूगोल के अंदर हम यहाँ क्या कहेंगे, इनका जन्म 16 सितंबर 1876 में इलिनॉइस के गेल्सबर्ग शहर में हुआ था। इलिनॉइस स्टेट है, राज्य है अमेरिका का। इन्होंने स्थलाकृति, भूविज्ञान और जलवायु विज्ञान के ये बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, पर फिर तथा मानव भूगोल के रूप में इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। कहने का मकसद ये हुआ बच्चों कि इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जूलॉजी और ह्यूमन ज्योग्राफी चारों चीज़ों को इन्होंने पढ़ा। बच्चों इन्होंने 1897 में तुर्की के हारपुट नगर में प्राध्यापक पद की नौकरी करी। तुर्की है बेटा वेस्टर्न एशिया के अंदर है ना, टर्की की राजधानी टर्की जिसको बोलते हैं, तुर्की हिंदी में बोला है, और हारपुट उसका जगह है, शहर है। इन्होंने राज्य वहाँ किया और बहुत यात्राएं की एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर। तो इस प्रकार से इन्होंने 1901 में पुनः ये अमेरिका के लौटे और WM डेविस के साथ। WM डेविस कौन, विलियम मॉरिस डेविड, जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी पे काम किया, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया ये। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया। 1930 तक इन्होंने बहुत सर्वेक्षण किए। इन्होंने पूरा मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA को तो इन्होंने पूरा कवर किया, WM डेविस और हंटिंगटन ने। और इसके बाद इन्होंने बच्चों उत्तरी भारत, तारिम बेसिन, लॉपनोर, साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया। मतलब इन्होंने इतने एज ए सर्वेयर इन्होंने बहुत काम किया। बच्चों अब इसके बाद क्या हुआ, 1907 में ये येल यूनिवर्सिटी में
जियोलॉजिस्ट के पद पर इनकी नियुक्ति हुई, जहाँ इन्होंने जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान का सैद्धांतिक अध्ययन किया और उस पर पड़ने वाले प्रभावों को मानव के ऊपर इसको खोजा। इन्होंने 1909 में इनको पैलेस्टाइन पर शोध प्रबंध लिखने का डायरेक्टेड उपाधि मिली, क्योंकि बच्चों ये वहाँ गए थे ना टर्की, तो वहाँ पे मैंने बताया आपको ये वेस्टर्न एशिया में इन्होंने बहुत काम किया, और पैलेस्टाइन मतलब फ़िलिस्तीन जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, उसके ऊपर इन्होंने अपना पीएचडी किया। और 1910 में इसी विश्वविद्यालय में रीडर बना दिया, जो इनका विश्वविद्यालय एल। तो 1919 में इनको प्रोफेसर पद की नियुक्ति पर नियुक्त किया गया और भूगोल का शोध निर्देशक भी बनाया गया, मतलब इनको रिसर्च डायरेक्टर भी नियुक्त किया। और 1945 में ये यहाँ से रिटायर्ड हुए, 1945 में ये रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त हुए। तो हंटिंगटन ने जो इतना सारा काम किया बच्चों जियोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी पे, तो उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक उनके जो कोटेशन है वो है मानव भूगोल से रिलेटेड, कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण एवं मानवीय क्रियाकलापों एवं गुणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। और सच्चाई भी है कि क्या है भौगोलिक वातावरण, ऑल फिजिकल एलिमेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो जो उसके जो वर्च्यूज़ होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, जो अच्छा है वो मनुष्य ले लेता है और उस पर फर्दर आगे बढ़ता चला जाता है। तो मानव और भौगोलिक कारक वातावरण जो है ये परस्पर संबंधित है और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जहाँ पर धरातल के ऊपर जिस प्रकार का ढाल है, झुकाव है, या जो उसकी संरचना है, उसको उन्होंने कहा कि वो एक विशेष प्रकार के मानवीय गुण, रंग, रूप, आकृति, संरचना, बौद्धिक कुशलता को जन्म देते हैं। मतलब जो धरती है उसके ऊपर भी, उसके द्वारा भी ये अपना स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, ये इन्होंने बोला। तो इस प्रकार से इन्होंने मानव भूगोल के ऊपर, मानव भूगोल के सिद्धांतों के ऊपर इन्होंने एक टेबुलर सिस्टम चार्ट बना करके इसको एक्सप्लेन किया, जो कि हमने एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आईसी में मैंने आपको कराया है, और उसमें कहा था एल्सवर्थ, हंटिंगटन का और फ्रिंच एंड त्रिवाथा का, तो आप उसको फिर से देख लीजिए। इनका जो ग्रंथ था ये था जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट वेदर मोर देन एनी अदर फैक्टर्स, यानी मानव भूगोल के सिद्धांत, इन्होंने इस ग्रंथ का नाम लिखा। और इसमें इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि कुछ भी है, जहाँ कहीं भी ऊंची सभ्यता मिलती है उसमें वहाँ की जलवायु का प्रभाव है, पहला कारक इन्होंने दिया। फिर जितने भी भौगोलिक कारक हैं, यानी धरातल की वर्णना, इन्होंने धरातल के साथ तो ये तक जोड़ दिया कि जितने भी रंग, रूप, बौद्धिक क्षमता, वो सब धरातलीय सतह कारकों के द्वारा संपन्न होती है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पर मैं समझाने के लिए दे रही हूँ कि श्रवण कुमार बच्चे जब अपने माँ बाप को अपने पौराणिक कथाओं में हैं कि घुमाने यात्रा के लिए लेके गया, तो पूरा वो अपने नॉर्थ ईस्ट से लेता, मतलब बंगाल बिहार साइड से होता हुआ पूरा जब राजस्थान में प्रवेश किया उसने, जयपुर के पास जो विदर्भ क्षेत्र कहलाता था, विदुर महाराज का राज्य, तो वहाँ पर उसने अपने कावड़ को उतार दिया और कहा कि क्या फालतू में मैं अपने अंधे माँ बाप का बोझा ढो रहा हूँ। फिर उसको विदुर जी महाराज से चेतन हुई कि इस धरती का नमक ऐसा है जो कि आदमी अपने आप को ऋणी नहीं मानता इस धरती का, यहाँ पर आकर हर आदमी इसी तरह का भाव रहता है। तो ऐसा ही हम लोग तो मानते हैं ये चीज़ कि जैसी मिट्टी वैसा देश। तो आगे बढ़ते हुए मैं कहती हूँ कि इस प्रकार से इन्होंने प्रादेशिक भूगोल के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी। लैंडर कुंडे को भी इन्होंने स्पष्ट किया, अर्णकुंडे को भी स्पष्ट किया, और क्रोनोलॉजी के बल पर इन्होंने पृथ्वी तल की सरफेस ऑफ द अर्थ को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ये इनका वास्तव में इस संदर्भ में इन्होंने 1946 में क्लार्क विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त मानद उपाधि, जो ऑर्नामेंटल जो डॉक्टरल होती है, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन को मौरिको की मिली, बहुत सारे लोगों को मिली है। तो वो कहा कि हंटिंगटन क्या आज के विचार कल का भूगोल है। इसलिए हमने ज्योग्राफी की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, प्रेजेंट इज़ ज्योग्राफी, आज का विचार कल का भूगोल है, और वो पास्ट जब बीत जाता है तो वो हिस्ट्री कहलाता है। इस प्रकार से इनका कुल ओवरऑल आप बोलेंगे
इन्होंने क्लाइमेट को बहुत एम्फेसिस किया, पृथ्वी तल को बहुत एम्फेसिस बहुत प्रभावशाली बताया, फिर जलवायु वातावरण संबंधी सारे कारकों को बताए, और इन्होंने तो सारा मनुष्य की बनावट, संरचना, मस्तिष्क, इसके रंग रूप सब इन्होंने धातली समतल मानवीय संस्कृति के साथ जोड़कर इस रंग को अलग दुनिया के साथ अच्छे रंग के साथ, सभ्यता के साथ, ऊंची सभ्यता के साथ प्रस्तुत किया। अब बच्चों इसके बाद हमारा आता है ईज़ा वुमेन, जो मैं कल के चैप्टर में कराऊंगी। थैंक यू आज के लिए।